नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास चुनावी कार्यक्रम घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं संगीता तिवारी और हमारे साथ हैं आज एक बेहद खास मेहमान। लेकिन इस मेहमान से परिचय कराने से पहले एक जरूरी जानकारी। एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है और इसीलिए इस कार्यक्रम के दौरान हम कोरोना से जुड़े सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। इस हॉल में मौजूद सभी लोग वैक्सीन ले चुके हैं। और अब परिचय कराते हैं आज के खास मेहमान से। 20 साल से भी कम उम्र में सबसे पहले इनकी दादी को उनके ही सुरक्षा गार्ड्स ने गोली मार दी और उसके बाद इनके पिता एक हिंसक हमले में मारे गए। तभी से ये कयास लगने शुरू हो गए कि ये राजनीति में कब आ रही हैं। ये राजनीति में आई काफी दिनों के बाद और इन्होंने सबसे मजबूत, सबसे बड़ी चुनौती ली। इन्होंने बीड़ा उठाया देश के सबसे बड़े राज्य में देश की सबसे पुरानी पार्टी के रिवाइवल का। इनकी मजबूती, इनकी प्रतिज्ञा, इनके राजनीतिक नारे से भी साफ दिखती है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। जी हां, कांग्रेस की महासचिव और यूपी की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। होता है जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। कोई कह रहा है हम गर्मी निकालेंगे, कोई कह रहा है हम चर्बी निकालेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि हम भर्ती निकालेंगे। मैं कर सकती हूँ। 4 सालों से क्या गन्ने की कीमत बढ़ाने का मौका नहीं मिला? मैं मर जाऊंगी, जान में रहूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी। चुनाव के समय जो भी नेता आपके सामने आए वो आपको बताए आपके लिए क्या करने जा रहा है और चुनाव के बाद जो 5 साल है उसमें करके दिखाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने इस बार कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाल रखा है। उनके सामने न सिर्फ पार्टी के खिसकते जनाधार को वापस लाने की चुनौती है, बल्कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी से टक्कर भी लेनी है। प्रियंका के लिए ये काम आसान नहीं, लेकिन वो नई सोच और जोश के साथ मोर्चे पर डटी। प्रधानमंत्री जी के खरबपति मित्र एक दिन में 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं। एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है तो यही दूसरी तरह की सरकार है। राजनीति प्रियंका ने बचपन से देखी, लेकिन सक्रिय तौर पर वो पार्टी की जिम्मेदारी 2019 से संभाल रही है। पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंपा। पिछले कुछ दिनों में वो यूपी के कई मुद्दों पर जनता की आवाज बनती दिखाई दी, चाहे वो कानून व्यवस्था का सवाल हो या फिर हाथरस और लखीमपुर खीरी जैसे कांड। प्रियंका ने हर जगह सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उनके नेता कहाँ थे? क्या उन्नाव के लिए लड़े? क्या हाथरस के लिए लड़े? क्या लखीमपुर खीरी पहुंचे? वैसे यूपी में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। पिछले 32 साल में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, इसलिए इस बार प्रियंका गांधी ने एक बड़ा दांव खेलने का साहस दिखाया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे के साथ उन्होंने 40% टिकट महिलाओं को देकर एक सियासी करंट पैदा कर दिया। लेकिन प्रियंका जानती हैं कि यूपी में कांग्रेस की सूखी पड़ी जमीन पर हरियाली बोना आसान नहीं। करिश्मा करने के लिए या तो कोई मुद्दा या फिर किसी चेहरे का करिश्मा। प्रधानमंत्री जी के 2 हवाई जहाज के खर्चे में पूरा गन्ना का बकाया पूरा हो सकता था। अभी के हालात में सरकार के खिलाफ कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा दिख तो नहीं रहा जो उलटफेर कर दे। तब प्रियंका अपने दम पर करिश्मा कर पाएंगी। यूपी में कांग्रेस का झंडा फिर से बुलंद कर पाएंगी। ये पहला मौका है जब प्रियंका गांधी वाड्रा किसी टीवी चैनल के न्यूज शो में इस तरह से आई हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम में से समय निकाला और यहाँ पर आई।
अब मैं आपको आमंत्रण देती हूं कि आप मंच पर आएं और ये बताएं कि यूपी की जनता आपको वोट क्यों करे। देखिए, यूपी की जनता हमें क्यों वोट दे, क्योंकि यूपी की जनता ने जितने भी राजनीतिक दल हैं जो यूपी में हैं उन सबको परखा है। उन्होंने जातिवाद और सांप्रदायिकता से भरी हुई राजनीति को देखा है। लेकिन आज परिस्थितियां क्या है? आज जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, गांव-गांव में जाती हूँ, जिससे मिलती हूँ, सब बहुत ही त्रस्त हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी रोजी रोटी है उसी को कमाना मुश्किल हो गया है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, दलित परेशान है, महिला परेशान है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, एक मतलब आमदनी को महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बेसिकली जीवन ही मुश्किल बन गया है। और स्थिति जब ऐसी हो जाती है कि जो राजनीति है वो एक ट्रैक पे चल रही है, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपसे वोट मांगे जा रहे हैं, विकास की आपकी जो बात है, आपके जो मुद्दे हैं वो उठाए नहीं जा रहे हैं, आपका जीवन मुश्किल होते जा रहा है, चाहे शिक्षा हो, सेहत हो, रोजगार हो, कुछ भी हो, वो आपके लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो पूरी सुविधा नहीं है, आपका जीवन मुश्किल हो रहा है। वहाँ राजनीतिक दल सारे ये बातें कर रहे हैं कि किस तरह से जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, तो आपकी बात कौन कर रहा है? आपके जीवन को सुधारने की बात कौन कर रहा है? और क्या ये सही नहीं है कि राजनीतिक दल, राजनीतिक जो नेता हैं, उनका कुछ धर्म होता है जनता के प्रति? क्या ये सही नहीं है कि उनका धर्म यही है कि जनता की सेवा हो, कि जनता के लिए सुविधाएं बने, कि जनता का विकास हो, कि सिर्फ उनके गिने चुने जो उद्योगपति मित्र हैं उनका विकास होना चाहिए? तो कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी बार बार हर मंच से यही कह रही है कि देखिए, आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, ये आप जानते हैं, हमसे अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप जी रहे हैं उन परिस्थितियों को। आप सुबह उठते हैं, रोजी रोटी कमाने की कोशिश करते हैं, हर तरह की मुश्किल आपके सामने है। लेकिन आज जो सरकार है उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश नहीं कर रही है। वो बड़े बड़े विज्ञापन आपको तो दिखा तो रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, हाँ थोड़ा बहुत राशन पहुंचा देते हैं, कहीं पे थोड़ी सी मदद कर देते हैं, लेकिन आपको अपने पैरों पर खड़े करने का जो काम है उनका, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं बार बार कहती हूँ, हर मंच से कहती हूँ कि चुनाव के समय सही चर्चा होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, आपको कैसे आगे बढ़ाएंगे, आपको कैसे सक्षम बनाएंगे, ये बात होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ घोषणा पत्र भी निकाले हैं। एक खास शक्ति विधान जो खास महिलाओं के लिए, दूसरा जो भर्ती विधान है जो युवाओं के लिए है, और जो उन्नति विधान हमने रिलीज किया है। इसमें भी हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम खोखले वादे नहीं कर रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं वो सोच समझ के हमने पूरा खाका तैयार किया है। अगर हम कह रहे हैं कि 20 लाख हम रोजगार दिलवाएंगे, तो दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं, आप हम पे भरोसा कैसे करेंगे? क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये 20 लाख रोजगार आएंगे कहाँ से, हम इनको क्रिएट कैसे करेंगे, जो खाली पद है कहाँ है, ये खाली पद कैसे भरे जाएंगे। और इसके साथ साथ जो भर्ती में इतनी सारी मुश्किलें आ रही हैं कि आप परीक्षाएं देते जा रहे हैं और आपके पास समस्या ही समस्या खड़ी हो रही है, इतने नौजवान हैं जो सालों इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही, उसका समाधान क्या है? तो हमने हर चीज़ को एकदम अच्छी तरह से एग्जामिन करके उसका रिसर्च करके लिखा है। हम ऐसी ही प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं जिनको हम पूरा कर सकते हैं, और कई जगह जो प्रतिज्ञाएं हम कर रहे हैं वो हम कर भी चुके हैं पूरा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमने आवारा पशु का जो इशू उठाया है, उसके लिए एक पूरी योजना बनी है, उसके समाधान के लिए वहाँ पे बहुत कार्य किया है जो कि यहाँ नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से हर समस्या को लेके हमने जनता से चर्चा करके, हर जगह जाकर, हर ग्रुप से बात करके, हमने चर्चा करके इन घोषणा पत्रों में यही लिखा है कि हम क्या करना चाहते हैं, और आशा है कि हमें आप मौका देंगे कि हम आपको करके भी दिखाएं।
प्रियंका जी, आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया, बाकी पार्टियों के भी घोषणा पत्र आए हुए हैं, तो आपके घोषणा पत्र में ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी अलग चीज है कि लोग आपके घोषणा पत्र को पढ़ के और आपको वोट दें? मेरे ख्याल से ये प्रश्न जो है ज़्यादा उचित होगा अगर आप दूसरी पार्टियों से पूछें, क्योंकि मैंने देखा है कि चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी हो, हमारे घोषणा पत्र के ही पॉइंट्स उनके घोषणा पत्र में हैं। तो जो हमने इश्यूज उठाए हैं, जैसे महिलाओं के लिए स्कूटी, हमने ये घोषणा बहुत पहले की, अब सब कर रहे हैं। हमने महिलाओं के लिए जो भी कार्य किया उससे महिला चर्चा में आ गई है। आज समाजवादी पार्टी भी भाजपा भी धड़ाधड़ महिलाओं के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। तो उनके देखिए, उनका जो है अतीत पर ध्यान रहता है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों से किया क्या। तो जब अतीत पे ही ध्यान होता है तो भविष्य का निर्माण कैसे होगा? प्रियंका जी, आपने इतने सारे वादे कर दिए हैं घोषणा पत्र में, जो प्रतिज्ञा लेके आई, पूरा कैसे करेंगी? ब्लूप्रिंट तैयार है, कितने दिनों में पूरा कर देंगी अगर सरकार आती है तो? देखिए, कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं जिनका हमने एक टाइम बाउंड प्रतिज्ञा कर ली है। जैसे हमने कहा है कि किसानों के जो कर्जा माफ करने की बात है उसको हम 10 दिन के अंदर अंदर करेंगे। अब आप कहेंगी कैसे? छत्तीसगढ़ की जब सरकार बनी, जब भूपेश बघेल जी ने शपथ लिया, उसके शपथ लेने के 3 घंटे बाद उन्होंने सारे किसानों के कर्ज माफ किए। तो हमने कहा हमने किया, हम कह रहे हैं हम दोबारा करेंगे। प्रियंका जी, आपने एक नया कॉम्बिनेशन बनाया है, MY कॉम्बिनेशन, नया, महिला और यूथ। आप उनके लिए अलग से एजेंडा लेकर भी आई। आपको लगता है कि जब ऐसा माहौल है, राजनीतिक माहौल जहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, 80-20 की बात हो रही है, जिन्ना की बात हो रही है, बहुत सारी इस नैरेटिव्स के बीच में क्या आपका MY कॉम्बिनेशन आपको यूपी में कोई फ़ायदा दिला पाएगा? देखिए, मेरा फ़ायदा यूपी में ये सवाल नहीं है इस कॉम्बिनेशन का। यूपी का फ़ायदा होगा कि नहीं, यूपी की जनता का फ़ायदा होगा कि नहीं। ठीक है, मान लो आज किसी को समझ में नहीं आई ये बात, एक ना एक दिन आएगी, और इसलिए आएगी क्योंकि परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, संकट बहुत ज़्यादा है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरी जनता कह रही है। जिस के घर में जाओ उसके घर में संकट है, संघर्ष है। अब इस संकट और संघर्ष को दूर करने वाली जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति हो सकती है, और इसमें महिला और युवा सबसे महत्वपूर्ण है। आज जितनी बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है, आप देखिए 12 लाख पद खाली हैं, 5 साल से क्यों नहीं भरे? क्योंकि आप छूट दे रहे हैं, पब्लिक छूट दे रहे हैं। पब्लिक पूछ नहीं रही है ना 5 साल बाद आपने किया क्या। आपने कहा कि आप रोजगार देंगे, बार बार आप दोहरा रहे थे चुनाव के समय, क्या किया आपने? तो 12 लाख पद 5 साल बाद खाली क्यों है, इसका जवाब दीजिए। सिंपल सी बात है, बेरोजगार नौजवान पड़े हैं पूरे प्रदेश में, पद खाली हैं, तो पद क्यों नहीं भरे? तो मतलब आपको उम्मीद है कि जैसे दूसरी पार्टियों का MY कॉम्बिनेशन उनको जीत दिलाता रहा है, तो आगे चल के ये वाला MY कॉम्बिनेशन भी आपको जीत दिलाएगा? मैं थोड़ा एक अलग चीज कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे इस कॉम्बिनेशन पे जीत दिलाने की बात नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ इस कॉम्बिनेशन पर अपने प्रदेश को आप सक्षम बनाइए, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाइए। मैं जीतूं मैं हारूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ेगा कि आपके प्रदेश में कैसी राजनीति चल रही है, और जो राजनीति आज चल रही है उससे आपको बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। इससे आपका पेट नहीं भरेगा। प्रियंका जी, अगला सवाल लेते हैं। पंकज झा का सवाल है। प्रियंका जी, 2012 में कांग्रेस 17 में माफ करेगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। आपके, राहुल जी के और अखिलेश यादव के बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन आपने ही पहली बार मोर्चा खोला जब आपने कहा कि ग्राउंड में ना सिर्फ आप ही दिखती हैं बीजेपी के खिलाफ, वो नहीं दिखते हैं। मैंने मोर्चा नहीं खोला, मैं सच कह रही थी। मेरी बात तो सुनिए, मेरे सवाल पूरा हो जाए। आपने पहली बार अखिलेश यादव के खिलाफ बोला, फिर उसके बाद भी बोला जब फ्लाइट में आप उनका आमना सामना हुआ। बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं बोला उस समय, बिल्कुल नहीं बोला। मैंने तो उनके साथ मजाक किया, हम हंसे दोनों अच्छी तरह से। हमने एक दूसरे से हम मिले, हंसे, मैंने थोड़ा सा मजाक कर दिया, हंसे, बस। बिल्कुल उनकी बुराई नहीं की। फिर एक सवाल आया, उसके जवाब में आपने कहा कि चुनाव के बाद में हो सकता है कि गठबंधन हो जाए।
तो इसको हम कैसे समझें? देखिए, चुनाव के बाद जो परिस्थितियां आएंगी उस समय हम निर्णय लेंगे कि क्या करना है। और ये मैं इससे पहले नहीं कहना चाहती कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, देखते हैं चुनाव में क्या होता है, उसके बाद देखते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने, चाहे देखिए, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, मैं उनका अपनी जगह में आदर करती हूँ। मैं उनकी बुराइयाँ क्यों करूँ? मैं तो उनकी राजनीति की बुराइयाँ करती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी राजनीति नहीं भाती। मुझे नहीं लगता कि जनता आगे बढ़ सकती है इस तरह की राजनीति से। आपने जो 40% टिकट्स का अनाउंस किया महिलाओं के लिए, ये मेरा भी मानना है, ये मेरा भी निजी मत है कि अगर इसको आपकी मदर मिसेस गांधी ने लागू कर दिया होता, मायावती जी ने कर दिया होता, सुषमा जी कर गई होती, या कोई भी महिला नेत्री करती, दिस शुड बी सपोर्टेड। 10-15 साल बाद का हम भारत देखें तो ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव दिखता है। बट जो सवाल संगीता जी कर रही थी उसमें मैं कॉमा लगा के एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं देश में राजनीति हिजाब को लेके हो रही है, बुरखे को लेके हो रही है। आपको लगता है कि इन चीज़ों को लेकर के आप उस तरह की राजनीति को तोड़ पाएंगी, अपना रास्ता बना पाएंगी उत्तर प्रदेश में? तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिशा में देश जा रहा है वो सही नहीं है। और जब राजनीति का मकसद यही होता है कि सत्ता में रहना है और लोगों के जज्बातों का इस्तेमाल करके सत्ता में, किसी भी हालत में सत्ता में रहना है, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमें इस तरह की राजनीति को तोड़ना पड़ेगा। और जब मैं महिलाओं की बात करती हूँ, क्यों करती हूँ? क्योंकि सबसे पहले तो महिला का अधिकार है। हर घर में कम से कम 2-3 महिलाएं हैं, आधी आबादी महिलाएं हैं, तो क्या उनका अधिकार नहीं है कि राजनीति में भी उनकी भागीदारी हो? क्योंकि आज जैसे आप देख रहे हैं कितना अत्याचार है महिलाओं पे, जहाँ जहाँ आप जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो हद से भी ज़्यादा। अब आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित है, रोज़ रोज़ अत्याचार हो रहा है, तो इसको रोकने का क्या तरीका है? अगर महिलाएं ज़्यादा राजनीति में आएँ, आगे बढ़ें, उन सत्ता अपने हाथों में लें। आप देखिए, जैसे उन्नाव में जो हमारी प्रत्याशी हैं, उनको, उनकी बेटी को जो हुआ, क्यों हुआ? किसने किया? इसलिए हुआ क्योंकि जो करने वाला था, जिसने अत्याचार किया, उसके हाथों में सत्ता थी। फिर उसी सत्ता ने उसको बचाया, उसका संरक्षण किया। तो मैं उनसे कह रही हूँ, सत्ता अपने हाथों में लो, फिर देखते हैं कौन आपको दबाएगा। प्रियंका जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि आप जो चुनाव लड़ रही हैं यूपी में, तो आप ये चुनाव संगठन मजबूत करने के लिए लड़ रही हैं या कि जीतने के लिए लड़ रही हैं? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि संगठन की मजबूती पे पिछले दिनों में आपने काफ़ी जोर दिया और ये कहा कि हमने एक संगठन खड़ा किया। तो क्या संगठन खड़ा करना मकसद था या चुनाव जीतना? देखिए, बगैर संगठन को मजबूत बनाए चुनाव तो जीत नहीं सकते। बार बार ये हमने देखा है। यहाँ पे हमारा एक लंबा संघर्ष है, ये जाहिर है। और जो बातें हम कर भी रहे हैं, जिस तरह से महिला की बात कर रहे हैं, हम नवयुवकों की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इन चीज़ों को समझने में लोगों को समय लगे। तो ये लंबा दौर का हमारा रास्ता है और एक संघर्ष भरा रास्ता है। और इस संघर्ष में जो पहला स्टेप था वो यही था कि हम अपने संगठन को मजबूत करें, क्योंकि जब मैं यहाँ 2 साल पहले आई तो बहुत ही दुर्बल था हमारा संगठन। और आज हर न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत तक हमने उसको मजबूत बनाया है। हमारे हर जगह कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले कहा, ज़मीन पे हम लड़े हैं पिछले 2 सालों से। अब हमारे अध्यक्ष जी को देखिए कितनी बार आप जेल गए हैं। लेकिन कोरोना के समय भी 28 दिन के लिए जेल में गए। कांग्रेस पार्टी के 18,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता पदाधिकारी जेल में या हिरासत में रहे। कौन सी दूसरी पार्टी दिख रही है आपको उत्तर प्रदेश में जिसने इतना संघर्ष किया है? और बगैर संगठन के ये संघर्ष नहीं हो सकता। तो हमारा मकसद, अगर आप पूछ रही हैं कि मेरा मकसद क्या है उत्तर प्रदेश में, मेरा मकसद है कि यहाँ की राजनीति बदले और इस प्रदेश का विकास हो। इस प्रदेश में इतनी काबिलियत है, इतना हुनर है, इतने मौके होने चाहिए, इतने नौजवान हैं जितने पूरे देश में नहीं हैं। तो इनको हम मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्हें हम शक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? इन्हें हम सत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें रोजगार के मौके क्यों नहीं दे रहे हैं? ये प्रदेश पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे हो सकता है। हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा है, हम देखते हैं बेरोजगारी ऊंची है, यहाँ पे अत्याचार में सबसे आगे बढ़ रहे हैं,
विकास में क्यों नहीं? संगठन मजबूत हो गया, आप कह रही हैं लंबी लड़ाई है, तो कितना नहीं, लंबा हो गया नहीं, हो रहा है? बहुत हो गया है, लेकिन बहुत लंबा रास्ता है और भी होगा। लंबा ये कभी रास्ता देखिए, है। ये चाहे विकास हो चाहे संगठन की बात हो, ये कभी इसका अंत नहीं होता। आज जितना मजबूत है उससे दुगना भी हो सकता है, उससे 3 गुना भी हो सकता है। इतना मजबूत कब हो जाएगा कि कांग्रेस के रिवाइवल का जो आपने बीड़ा उठाया है वो पूरा हो पाए? 2022 में, 24 में, 27 में या उसके आगे? अब ये तो जनता बताएगी, ये तो जनता बताएगी ना। प्रियंका जी, आपने अभी कहा कि जमीन पे आप दिख रही थी, सारे मुद्दे आपने उठाए यूपी के, चाहे वो लखीमपुर का हो, हाथरस का हो, उन्नाव का, सारी चीजें। लेकिन विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आप वहां से राजनीति करती हैं, दिल्ली से। इसी मंच से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि प्रियंका जी का तो नाम प्रियंका ट्विटर वाड्रा रख देना चाहिए। एक प्रधानमंत्री थी इंग्लैंड की, मार्गरेट थैचर, उन्होंने कहा था कि जब राजनीतिक मुद्दों का जवाब नहीं होता तभी निजी हमला किया जाता है। और रही बात कि मैं कहाँ रहती हूँ, सितंबर में मैं यहाँ आ गई थी लखनऊ में, ज़्यादातर मैं लखनऊ में ही रहती हूँ। अब हाँ, थोड़ा कोरोना हुआ और ज़्यादा पश्चिमी यूपी में ज़्यादा दौरे लगाने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा पिछले दिनों में मेरा बेस शिफ्ट हुआ है, लेकिन मैं तो यहीं रहती हूँ और यहीं रहूँगी। चुनाव के बाद भी कहीं जाने नहीं वाली हूँ। एक और आपके ऊपर बल्कि मैं मिस कर रही थी। आज जब मैं कुछ दिनों बाद लखनऊ आई तो मुझे लग रहा था काफ़ी, मतलब मैं मिस कर रही थी कि मैं बहुत दिनों से नहीं। एक और आपके लिए टिप्पणी की थी एक नेता ने कि प्रियंका जी कह रही हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हैं, नारा दे रही हैं, लेकिन उन्हें लड़की और महिला का फर्क समझा के ये बात कही थी। कोई पुरुष नहीं समझा सकता ये फर्क, और अगर किसी महिला को समझाने की कोशिश की तो उनको खुद पता चल जाएगा। प्रियंका जी, मेरा सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर आप या समाजवादी पार्टी, सारे दल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, खास तौर से अल्पसंख्यकों पर हमले का भी आरोप बहुत ज्यादा और इस सरकार पर लग रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पर जब हमला होता है, एक पार्टी के वो चीफ हैं, सांसद हैं, संसद से लेकर सड़कों तक विपक्ष में इस मुद्दे पर योगी सरकार या मोदी सरकार को घेरते हुए वो सुर क्यों नहीं दिखाई पड़ते? कहीं डर है कि वोट कट जाएगा? देखिए, मैं तो बिल्कुल नहीं डरती। मैं तो जो मुझे सही लगता है मैं उस इशू को हमेशा उठाती हूँ। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, देखिए मैंने बहुत देखा है, बहुत राजनीतिक दल कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, खासतौर से भाजपा जो कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश में खूब बड़ी चर्चा करके कि यहाँ पे हमने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है। मेरी समझ में लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस से एकदम पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो लॉ एंड ऑर्डर और एनकाउंटर राज में बहुत फर्क है। अगर आप कहेंगे कि एनकाउंटर करने से आपने लॉ एंड ऑर्डर बना दिया है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर मैं तो नहीं मानती। जब तक महिलाओं पर रोज रोज अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पर रोज रोज अत्याचार हो रहे हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर मैं नहीं मान सकती। मैं जब आगरा गई और एक दलित परिवार को 18 सदस्य उस परिवार के आपने उठाए, पुलिस थाने में आप ले गए, उनको ऐसे मारा, किसी के नाखून निकाल दिए, किसी के हाथों पे आपने कुर्सी की टांगें रख दी और दबाई, किसी की यहाँ घुटने पे आप खड़े होकर आपने घुटने तोड़े, किसी को मार डाला। एक महिला थी जिसका एक 1.5 महीने का बच्चा है, दूध पिला रही है, उसको आपने इस बेरहमी से पीटा कि वो बोल नहीं पा रही है, इसके बाद खड़ी नहीं हो पा रही है। इसको आप लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं? तो या तो आप आके मूंद के बैठे या फिर आप समझ रहे हैं कि एनकाउंटर करने से ही लॉ एंड ऑर्डर बनता है, क्योंकि जो असलियत है, जो उत्तर प्रदेश के लोगों की असलियत, तो आप पहचान नहीं रहे हैं। अगला सवाल रणवीर का, ये लगातार यूपी में घूम रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो इनका सवाल अगला। प्रियंका जी, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा ही सवाल है कि आप बार बार उम्भा का जिक्र करती हैं, अलीगढ़ का जिक्र करती हैं, आगरा का, हाथरस, लखीमपुर, और कहती हैं कि कानून व्यवस्था एक मुद्दा है, लेकिन बीजेपी इसी कानून व्यवस्था को अपना आधार बताती है कि बुलडोजर चला के कार्रवाई की। जवाब दे चुकी हूं। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या इसको आप लोग चुनावी मुद्दा बना पाएंगे? क्योंकि बीजेपी बार बार ये कहती है कि हमने कार्रवाई किया, अपराधियों को बाहर भेज दिया, बुलडोजर चलाए, सीज किया, पैसे जब्त किए, तो ये सारा चीज वो अचीवमेंट के तौर पर बताते हैं। देखिए, उनके नज़रिए से लॉ एंड ऑर्डर एक चीज़ है, हमारे नज़रिए से कुछ और है। जैसे मैंने कहा, ये गवर्नेंस से जुड़ा है। गवर्नेंस की काबिलियत इस सरकार में नहीं है।
यहाँ गवर्नेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है, जो मन में आया वो किया। ये गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस हो रहा होता तो आपकी सड़कें बन रही होती, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चल रहा होता, आपकी शहरें अच्छी होती, मतलब उनमें सब सुविधाएं होती, पानी की सुविधा होती, यहाँ के जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनमें सुविधाएं होती, आप मिडिल क्लास के लिए सुविधाएं होती, और वो लॉ एंड ऑर्डर से फिर जुड़ता है। बगैर गवर्नेंस के लॉ एंड ऑर्डर हो नहीं सकता। और मेरा ये विचार है कि यहाँ गवर्नेंस हो नहीं रही है ठीक से। यहाँ पे तो एक रूल ऑफ लॉ मनमानी से बन रहा है। अगर बुलडोज़र चलाना लॉ एंड ऑर्डर है, अगर इनकाउंटर करना लॉ एंड ऑर्डर है, तो हाँ फिर कहिए कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर है इस प्रदेश में। आपके मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को कुचल दिया, अभी भी मंत्री आपके साथ मंच पे है, और इतना संघर्ष किया सारे राजनीतिक दलों में सिर्फ FIR दर्ज कराने में, सिर्फ उसको पकड़ के जेल में डलवाने के लिए। आपने कुछ नहीं किया, आप उसको बचाते रहे। किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है? जब यहाँ का आम आदमी, यहाँ का गरीब सुरक्षित नहीं है तो कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? यहाँ पे तो सिर्फ जो सत्ता है, जो सत्ता में है वही सुरक्षित है। मैं तो नहीं मानती कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। प्रियंका जी, मेरा सवाल यूपी नहीं थोड़ा दिल्ली जाके है। अभी पार्लियामेंट में आपकी पार्टी पर कई तरह के एलिगेशन लगे, कई बातें हुई, उसमें से एक बात जो है वो था टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर। सॉरी, टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र आया। अच्छा। और कहा गया कि कांग्रेस जो है उसकी लीडर बन गई है। जरा वो हमें समझाएंगे कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है, और आपके पार्टी पर जो ये एलिगेशन जो लगा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एलिगेशन लगा रहा है वो समझाए ना, वो समझाए कि टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है। इसके देश को बनाया किसने है? जो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने 7 सालों में क्या किया है? कोई IIT बनाया है, कोई एम्स बनाया है, रोजगार दिलवाए हैं, क्या किया है? जो देश की संपत्ति थी सारी 2 लोगों को पकड़ा दी है और बेचे जा रहे हैं। और हर बार पर, हर मंच पर बस यही पुरानी बातें, 70 साल में क्या किया सर। अरे 70 साल हो गए ना, बीत गए। 7 साल की बात करिए। 7 साल में आपने किया क्या है? आप हवाई अड्डों को चुनाव के पहले इनॉग्रेट कर रहे हैं। 5 साल से आप सरकार में हैं, तब आपने जेवर का हवाई अड्डा नहीं बनाया। चुनाव से पहले आप जाकर उसका उद्घाटन कर रहे हैं, और फिर शंघाई की फोटो लगा रहे हैं, उसकी शंघाई की एयरपोर्ट की फोटो लगी जा रही है। तो जब आप खुद नहीं करेंगे तो सिर्फ आप यही कहेंगे ना कि किसी और ने आपसे पहले कुछ नहीं किया। अगला सवाल संजय त्रिपाठी का। प्रियंका जी, एक बड़ा साहसिक निर्णय लिया गया इस बार 2022 के चुनाव के लिहाज से कि आपने 40% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी, और दी भी। तर्क दिया गया पार्टी की ओर से कि ये फैसला पार्टी को मजबूती देगा, लेकिन चर्चा ये है कि ये मजबूरी में लिया गया फैसला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पार्टी को वो लोग ही नहीं मिले जो किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर दे सके। अब देखिए, ये आपका नज़रिया है। मेरा नज़रिया तो ये है कि मैं महिलाओं के लिए लड़ूंगी, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब का इशू है। मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। जब हमने ये निर्णय लिया तो सबने कहा कि इनको तो महिलाएं मिलेंगी नहीं। सबसे पहले यही कहा ना कि अरे लड़ने वाली महिलाएं इनको मिलेंगी कहाँ से, लेकिन मिल गई। हर विधानसभा में 4-4, 5-5 महिलाएं लड़ रही हैं। कोई इस्तीफा दे रहा है कि मुझे नहीं मिला, किसी और महिला को मिल गया। दुखी हो रही हैं, लड़ रही हैं टिकट के लिए। तो ये तो एक नजरिया है, मेरा अलग नजरिया है। अगला सवाल आशीष कुमार सिंह का। प्रियंका जी, इसी से जुड़ा एक मेरा सवाल है जो आपने रिस्ट बैंड पे पहना हुआ है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो आपने नारा दिया है प्रियंका जी, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये आपने कल्पना कहाँ से की कि इसको हम अपना कैच लाइन बना सकते हैं, इसको लेकर के हम चुनाव में उतर सकते हैं? इसी से जुड़ा मैं एक और सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ। भाजपा कहती है हम सपा से लड़ रहे हैं, सपा कहती है हम भाजपा से लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी किससे लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में? गरीबी से लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, महंगाई से लड़ रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार से लड़ रहे हैं। और राजनीति यही होनी चाहिए। मैं दूसरों को समझाना नहीं चाहती। राजनीति में मैं 3 साल पहले आई हूँ, मेरे से बहुत पहले आए हैं। शायद इसलिए उनकी सोच नकारात्मक हो गई है। शायद इसलिए ये इस तरह की राजनीति बन गई है कि ठीक है, हम आपके लिए ये करेंगे तो आप हमें वोट दीजिए, ऐसा मतलब सौदेबाजी हो गई है।
और जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। धर्म की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है। अच्छा, पहला सवाल आपने क्या पूछा था? रिस्ट बैंड। देखिए, एक्चुअली ये जो स्लोगन है ये 2 साल पहले ही बन गया था। अब हमने आपस में हम चर्चा कर रहे थे, मैं कह रही थी कि महिलाओं के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो हम ऑफिस में बैठे थे, हमने ये स्लोगन बनाया कि इसका कुछ करना चाहिए। फिर समय आया, हम लोग यहाँ बिजी हो गए अपने संगठन में को बनाने में। लेकिन इसके पीछे सोच क्या है? देखिए, एक्चुअली शुरुआत तब से हुई जब मैं उन्नाव की जो रेप पीड़िता थी उसके घर गई, जिनको जला दिया गया और जिनकी मृत्यु हो गई। जब मैं उनके घर गई, उनके परिवार से मैंने बात की, तो उससे मेरा एकदम नज़रिया ही बदल गया। मैंने ये देखा कि ये एक परिवार जिसके ऊपर मेरे ख्याल से ऐसा कोई अत्याचार नहीं था जो नहीं किया गया। बेटी का बलात्कार किया गया, गैंग रेप किया गया, उसको जलाकर मार डाला, उसके पिताजी को पीटा, उसके भाइयों को पीटा, उसकी बहनों को धमकाया, उसकी एक 9 साल की भाभी की बेटी थी, उसको स्कूल में धमकाया कि तुम स्कूल मत आओ, देख लेना, तुम्हें भी ठीक कर लेंगे। उसके पिताजी के खेत को जला डाला। जब मैं वहाँ गई, 2 चीज़ें मैंने नोटिस की। सबसे पहले कि उस परिवार की जो महिला थी, जो उस लड़की की भाभी थी, वो लड़ रही थी अभी भी। उस लड़की का मृत्यु हो गया था, गुस्से में थी, वही कह रही थी कि मुझे न्याय चाहिए। और दूसरी बात ये कि उसके पिताजी ने कुछ नहीं कहा, फिर 15-20 मिनट बाद फूट फूट के रोने लग गए। तो हमने पूछा कि हमने उनको कंसोल करने की कोशिश की और उन्होंने सिर्फ एक बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी अकेली लड़ रही थी। जब हम उससे पूछते कि हम आपके साथ आएं, उसका FIR उन्नाव में दर्ज नहीं किया गया, उसका केस फिर रायबरेली में था। तो सुबह सुबह 6 बजे उठ के वो जो ट्रेन थी वो लेके रायबरेली खुद जाती थी अकेले, ये जानते हुए कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, कि उसको मारने की कोशिश करेगा। जानते हुए अपने पिता को कहती थी, नहीं पापा, ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगी। इस लाइन से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो ये जो भावना है मैंने सब जगह देखी है। आपकी इतनी महिलाएं और लड़कियां विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, तो उनकी जो लीडर हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए था। हर चीज का समय होता है। उस समय के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगी कि समय लोकसभा का आएगा, विधानसभा का? मेरा जितना राजनीतिक अनुभव है, मैं सोचती हूँ कि अभी समय नहीं है। और हालांकि आप लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं, मैं जानती हूँ कि आप सब इससे सहमत हैं। नहीं प्रियंका जी, मैंने आपकी एक तस्वीर देखी थी। प्रियंका जी, जब राहुल गांधी पहली बार चुनाव लड़ने आए थे तो मैंने एक तस्वीर देखी थी उस वक्त कि आप आगे आगे, राहुल गांधी पीछे पीछे थे, हाथ पकड़ के आप आगे बढ़ रही थी। कहाँ पे? अमेठी में। अमेठी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है इतने सालों से आप पॉलिटिक्स बिहाइंड द सीन कर रही थी, अब आगे की हैं, तो मुझे लगता है कि जब इतने सारे लोगों को आप बढ़ा रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती नारे के साथ, तो आप भी लड़ लेती तो शायद बेहतर होता। मैंने कहा मैं क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अभी सही समय नहीं है इसके लिए। लड़ूंगी जरूर, समय आएगा। प्रियंका जी, आपने जो कहा कि राजनीतिक फैसला होगा, समय आएगा तो लड़ूंगी, एक सवाल मेरे मन में आया कि जब कोई राजनीतिक फैसला लेना होता है, ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको मशवरे की ज़रूरत हो, सलाह की ज़रूरत हो, तो परिवार में किससे सलाह लेती हैं? सोनिया जी के पास जाती हैं या कि राहुल जी से लेती हैं? दोनों से। दोनों से? दोनों से बराबर? हाँ, बराबर, तकरीबन बराबर ही। डिपेंड्स, मैं महिला हूँ तो कभी कभी अगर मैं हाँ चाहती हूँ तो मैं जानती हूँ कहाँ से मिलेगा। वो कहाँ से मिल जाता है और वो कहाँ से मिलता है ज़्यादा? डिपेंड्स, इशू क्या है उस पे डिपेंड करता है। प्रियंका जी, ये घोषणा पत्र मैं देख रहा था जी, इसमें सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, और जो लड़की लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, उस लड़की का चेहरा नहीं है। वो अंदर है। नहीं, फ्रंट पे नहीं है, अभी भी पीछे ही है। कोई बात नहीं। इसके पीछे कुछ सोचा समझा? नहीं, ये हमारा मेन मैनिफेस्टो है। हमारी पार्टी की अध्यक्षा जी हैं और पूर्व अध्यक्ष है, उनको सामने होना चाहिए। मैं तो हूँ ही,
रोज लड़ रही हूँ यहाँ। प्रियंका जी, आपने मुझसे कहा था मैं सवाल बहुत ज्यादा पूछता हूँ, एक और अलाउ कर दीजिए। पंकज जी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने कहा कि जब समय आएगा तब आप लड़ेंगी। आपका मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक बयान देखा था जिसमें आपने कहा था कि आपने उत्तर प्रदेश को इसलिए चुना क्योंकि शुरुआत वहां से करनी चाहिए जहां संघर्ष सबसे ज्यादा हो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने ऐसा कहा था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जब आपको पता था कि इस स्टेट में इतनी चुनौती है जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को खुद उतरना पड़ेगा, 10 साल आपको नहीं लगता पीछे रह गई? 10 साल पहले अगर ये गांधी परिवार की सदस्य आ गई होती, संगठन खड़ा भी हो गया होता, पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही होती, संभवतः आप सरकार भी बना लेती। 10 साल पहले मेरी बेटी 8 साल की थी। मैं एक माँ भी हूँ। प्रियंका जी, मेरा सवाल फिर दिल्ली से ही है कि दिल्ली में कांग्रेस अपने दम पे सत्ता में कब आएगी? 44 आपका वर्ष परफॉर्मेंस था जो बढ़ के अगली बार उससे बेटर आपने किया। क्या उसी रफ्तार से कांग्रेस आगे बढ़ेगी या कुछ है जो कि बहुत तेजी से? देखिए, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकती कि कांग्रेस सत्ता में कब आएगी। मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि कांग्रेस की ज़रूरत है और कांग्रेस का अनुभव है। जैसे मैंने गवर्नेंस की बात की, ठीक है, सबसे ज़्यादा अनुभव सरकार चलाने का कांग्रेस में ही है। जैसे मैंने कहा कि आप जानते ही होंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो गरीबी रेखा से कितने लोगों को उठाया। आज करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे फिर से चले गए हैं। ये सब चीज़ें, इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए कितने रोज़गार बने, मनरेगा आया, कितने रोज़गार बने, कितने अधिकारों वाली राजनीति हुई। उस तरह की राजनीति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस देश को और जल्द से जल्द जनता समझ ले। मैं जानती हूँ कि एक नज़रिया ये है कि देखिए कांग्रेस अभी सीख नहीं रही है, उसको अहंकारी है, ये सब। लेकिन सच्चाई ये है कि हम रोज़ सीख के, रोज़ संघर्ष करके, रोज़ मेहनत करके एक नई राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो परेशानियां आज लोग देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि ये सरकार ने गवर्नेंस को इवेंट मैनेजमेंट से रिप्लेस किया है। इवेंट मैनेजमेंट होता है, बड़ी बड़ी इवेंट्स होती हैं, विज्ञापन होते हैं, ये सब होता है, लेकिन एक्चुअल गवर्नेंस नहीं हो रहा है। नहीं तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की ये स्थिति नहीं होती जो आज है। लेकिन प्रियंका जी, आप वादा कर रही हैं महिलाओं से, बाकियों से कि आप ये सत्ता में आएंगी तो देंगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो तो ऑलरेडी दे रही है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो राशन की बात हो, उज्ज्वला योजना हो। मैं एक नौजवान से मिली थी इसी भर्ती की जो प्रक्रिया है इसके बारे में। उसने एग्ज़ाम दिया था 2-3 बार, उसकी उम्र भी 28 साल हो गई थी। उसने मुझे कुछ कहा, उसने कहा, दीदी क्या राशन से हम सक्षम बन पाएंगे? क्या सिर्फ राशन मिलने से हम अपने जीवन का भविष्य मजबूत बना सकते हैं? मैं नहीं कह रही हूँ कि बुरी बात है, अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या लोगों का विकास हो रहा है? विकास क्या होता है? विकास में योजनाएं इसलिए बनती हैं कि लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिले। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, आप पूजा पाठ करती हैं? हाँ, क्योंकि विपक्ष कहता है कि आप और राहुल गांधी दोनों ही जब चुनाव करीब आते हैं तब मंदिरों में जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, क्योंकि जब चुनाव आता है तो मीडिया साथ आती है और जब चुनाव नहीं है अगर हम जाएं तो मीडिया कहाँ आती है? तो आप रेगुलर पूजा करती हैं? रेगुलर पूजा, देखिए मेरा जो अपना मानना है, मेरा धर्म जो है, जिस तरह से मेरी आस्था है, होते मैं मन में ज़्यादा करती हूँ। जब मौका मिलता है, जब कुछ त्यौहार होता है जैसे दिवाली, तब मैं पूरी प्रॉपर पूजा करती हूँ, या कभी कभी जैसे महामृत्युंजय पाठ वगैरह ये सब करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं अपने मन में भगवान से बात कर लेती हूँ जो भी करनी है। प्रियंका जी, राजनीति की कुछ तस्वीरें बहुत याद रखी जाती हैं। जब अखिलेश जी के सामने आप पढ़ी, आप दोनों मुस्कुराए, एक अच्छा जेस्चर था। क्या इसी तरह का अच्छा जेस्चर योगी जी और पीएम मोदी को देखकर भी आपका होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे मैंने कहा, हमारी विचारधारा अलग है, हम उनकी राजनीति से, हमारी राजनीति अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आदर सम्मान नहीं करें, ये तो हमारी सभ्यता है। प्रधानमंत्री हैं इस देश के, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्यों नहीं आदर जरूर करेंगे हम। वो हमारा करेंगे कि नहीं, ये नहीं मालूम। आपको ऐसा क्यों लगता है?
उनकी बातों से पता चलता है कभी कभी, क्योंकि वो सिर्फ राजनीतिक बात नहीं करते, बड़े निजी हमले करते हैं। इसलिए तो निजी हमलों से ज्यादा चोट पहुंचती है? बिल्कुल नहीं, आज तक मुझे किसी ऐसे हमले से चोट नहीं पहुंची। एक बार जब मैं 14 साल की थी तो मेरे पिताजी के बारे में कुछ लिखा था, बहुत रोई मैं। फिर मैंने उनसे बात की, दुखी होकर मैं उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें समझाई जीवन के बारे में, तब से नहीं हुआ कोई दुख। तो क्या वो चीज़ें आपने आगे अपने बच्चों को भी समझाई? मैंने अपने बच्चों को पूरी तरह ट्रेन कर दिया। जब से 8-10 साल के थे मैंने कहा कि अब समय है इनको समझाना है कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। तो मैंने गूगल किया कि मेरे परिवार के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है और उसमें से सबसे जो क्या कह सकते हैं, इतने सारे झूठ थे उसमें, लेकिन उसमें एक बात थी कि मेरी नानी एक स्मगलर हैं और एक स्पाई है, रूसी स्पाई है। तो मैंने कहा वाह, अब मेरी नानी को उन्होंने देखा हुआ है, वो टिपिकल जो इटालियन महिला, जैसे हमारी यहाँ दादियाँ नानियाँ होती हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने कपड़े खुद धोएं, अपने खाना खुद पकाएं, साइकिल से जाके दुकान जाके अपनी सब्जियां खरीद के लाएं, घर एकदम साफ रखती थी, एकदम नानी होती है वो, सिंपल। और तो उन्होंने देखा था, तो मैंने कहा देखो ये क्या लिखा है तुम्हारी नानी के बारे में, परनानी, उनकी परनानी के। इतना हंसे तो उस बात से उनको समझ में आ गया कि जो पढ़ रहे हैं और जो लिखा जा रहा है उनके परिवार के बारे में, उससे काफी अलग सत्य है। जो आपके पुराने नेता हैं वो पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? पिछले दिनों में आरपीएन सिंह गए और उन्होंने ये कहा कि ये पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। ऐसा क्या फर्क आ गया है? जो जाता है उसके लिए तो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि उसके मन में क्या है, उसकी निजी परिस्थितियां क्या हैं, राजनीतिक परिस्थितियां ये है वही जानते हैं। मैं इतना कह सकती हूँ कि आज जिन परिस्थितियों में हम लड़ रहे हैं उसके लिए हिम्मत चाहिए, और हो सकता है कि कहीं पे हिम्मत हार जाते हैं। दूसरा, हमारी जो विचारधारा है उसके प्रति कमिटमेंट की ज़रूरत है। अब आज आप 30 साल से कांग्रेस में हैं और अचानक आप भाजपा में चले गए, तो आपकी विचारधारा क्या है? कांग्रेस की विचारधारा है या भाजपा की विचारधारा है? दोनों तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि पहले से आपको भाजपा की विचारधारा भाई हुई थी। पार्टी को, कांग्रेस को नया अध्यक्ष कब मिलने वाला है और क्या राहुल गांधी अध्यक्ष बन रहे हैं? ये जवाब मिलने वाला तो ज़रूर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो चुनाव तय किए गए हैं, इसका पूरा जो टाइम टेबल भी बना है वो सबके सामने है, पब्लिक में है। उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है, मेंबरशिप भी शुरू हो गई है हर प्रदेश में। तो ये ज़रूर होगा, मेरे ख्याल से सितंबर-अक्टूबर का है टाइम टेबल, और उस समय चुनाव होगा, उस समय अध्यक्ष आएंगे, और अगर राहुल जी लड़ेंगे तो ज़रूर अध्यक्ष बन सकते हैं। कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, आपको क्या लगता है कितनी जगह पे कांग्रेस की संभावनाएं हैं? आशा तो यह है कि सभी में बने, यूपी में भी आशा और उम्मीद तो है, क्यों नहीं। प्रियंका जी, अगर यूपी में सरकार बनती है, जो आपने कहा आशा और उम्मीद है, तो एक बड़ा ही स्वाभाविक सा सवाल है जो आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? पहले सरकार बनने दीजिए। ये सब भविष्य की बातें हैं। प्रियंका जी, आप हमारे शो में आई और सारे सवालों की बहुत ही बेबाकी से खुल के जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मालूम है कि आपका चुनावी कार्यक्रम बहुत व्यस्त है और आप पहली बार इस तरह के किसी शो में आकर के बैठ के और सारे सवाल ले रही हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का घोषणा पत्र। फिर आएंगे एबीपी न्यूज़ पे एक नए मेहमान के साथ घोषणा पत्र में। नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।